चारों तरफ घना कोहरा और सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन ना तो कुंती के घर में कुंती उठती है और ना ही उसकी बहू सोनम। वहीं दूसरी तरफ कुंती का बेटा अशोक किचन में दूध उबालकर नहाकर पूजा करके अपने लिए चाय बना रहा होता है। लगता है आज भी माँ जी नहीं उठी है, और अगर माँ जी नहीं उठती हैं तो मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। माँ जी का ही तो शरीर है, उन्हें ही ठंड लगती है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। लगता है आज भी महारानी नहीं उठी है। मेरा लाल ही चाय बना रहा है। ना जाने किस नक्षत्र में मैंने इस औरत को अपने घर की बहू बनाया। जब इसे ठंड लग रही है तो मुझे भी ठंड लग रही है ना। सोचा था शादी के बाद तो बर्तन झाड़ू पोछे से फुर्सत मिलेगी, लेकिन नहीं, इन सास बहू के बीच तो मैं पिस कर रह गया हूँ। अशोक भी चाय पीने के बाद ऑफिस के लिए तैयार तो था ही। वो अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही अशोक जाता है वैसे ही कुंती की पड़ोसन चमेली आती है। अरे घर में कोई है नहीं क्या जो ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ रखा है? ओ कुंती, कुंती बहू, ओ बहू। इसे तो ठंड में भी चैन नहीं है। ना जाने क्या करने आई है, वो भी सुबह ठंड में। अरे कुंती कहाँ है? सुबह के 9 बज रहे हैं, लगता है सोई है अभी तक सास बहू। अरे सारी दुनिया अपने कामों में निकल गई है, लेकिन तेरी मुर्गी अभी तक सो ही रही है। अरे लगता है अब उठना ही पड़ेगा। आज तो घर के काम भी सही करवाने वाली हूँ मैं। अरे कुंती तू अब तक सो रही थी, लगता है तेरे लिए तो सुबह ही नहीं होती। चमेली, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे जब भी तुझे मिलना हो तो शाम में आया कर। चल, तुझे मुझसे मिलने की इतनी ही खुजली हो रही थी तो चल, अब तू मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटा। अरे तू बावड़ी हो रही है क्या? कुंती, मैं तो बस एक कप चाय की तलब लेके तेरे घर आई थी और तू है कि मुझसे काम करने को कह रही है। देख चमेली, तू तो जानती है ना, घर के काम को ना करने की वजह से मैं उठ नहीं रही थी। यहाँ तक कि ना मैं और ना ही मेरी बहू अशोक को लंच बना कर देती है। वो जो भी करता है खुद ही करके जाता है। अरे तुझे इतना भी क्या डरना ठंड से? मुझे देख, सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाकर पूजा पाठ करके पूरे मोहल्ले में घूम रही हूँ। हाँ, अब अखबार बंद हो गया तो तू लोगों के घर जा जाकर ताज़ा खबर देगी ही ना। तेरे कहने का क्या मतलब है कि इधर की बात उधर करती हूँ मैं? तुझे मैं चुगलखोर दिखती हूँ क्या? अभी मैं तुझे मुंह बनाकर यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तू झाड़ू लगा, मैं पोछा लगाती हूँ। कुंती देख, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। तू अपने घर आए मेहमानों से झाड़ू लगवाएगी क्या? मेरी नींद खराब करके तू चैन से रहने की भी सोच मत। मेरी बहू तो तब तक नहीं उठेगी जब तक मैं घर का काम न कर लूं। देख मेरी बहू मुझे ढूंढ रही है। अरे अरे आई बहू आई। ये कुंती ने मुझे रोक रखा है। कुंती कुंती कल मिलते हैं, मेरी बहू बुला रही है। चमेली तो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब सारा कामकाज कुंती पर आ जाता है। कुंती भी क्या करती, वो भी काम में लग जाती है। इधर मन ही मन रजाई में सोनम खुश हो रही थी। क्या बात है चमेली काकी, ऐसे ही रोज सुबह सुबह मुर्गे की बांग से पहले आप आया करो। सुबह की पहली चाय की खुशबू की तरह ही सही, लेकिन आप आया करो। इस ठंड में नल में आने वाले ठंडे पानी से पहले आप ही आया करो। लेकिन आप आया करो चमेली काकी, आप इस तरह से आया करो ताकि सुबह मुझसे पहले माँ जी उठें। बहुत सुबह हो गई है, तेरी नींद नहीं खुली क्या अब तक? अरे तुझमें शर्म ही कहाँ है? तू तो बस अपनी माँ को जैसे काम करता देखती थी, वैसे ही अपनी सास को भी काम करता हुआ देख रही है। माँ जी, इस ठंड में तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। वैसे भी आप तो जानती हैं मुझसे काम नहीं होता। आज तो चमेली की वजह से उठ गई, वरना मैं भी उठती नहीं। लेकिन कल तो घर का काम तू ही करेगी। ठीक है, कल का कल देखते हैं, लेकिन अभी पहले आप ये पंखा बंद करो। अब पंखा तो तू खुद ही बंद करेगी, पोछे के पानी को सुखाने से पहले बंद नहीं होगा, तू इतना जान ले। सोनम भी रजाई से अपना मुंह ढकती है और सो जाती है। इधर कुंती अपने घर का काम करने के बाद हीटर चलाकर हॉल में टीवी के पास बैठ जाती है। अब कुंती को टीवी देखते देखते शाम हो जाती है। अब देर शाम अशोक घर आता है और अपनी माँ को टीवी देखता हुआ देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आज ठंड नहीं है क्या? आपकी नींद कैसे खुली? और सोनम, सोनम कहाँ है? आप दोनों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठान रखी है, तो क्या ही आप अपना रिकॉर्ड खराब कर रही हैं?
चल बैठ जा चुप करके, ज्यादा ताने मत दे, तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे मेरी किस्मत अच्छी है माँ, जो आपके हाथों की बनी हुई चाय मिल रही है, वरना तो मुझे ना आपसे उम्मीद है, ना शादी करके लाया हूँ इस बहू से उम्मीद है कि आप दोनों में से कोई भी मुझे ठंड में चाय भी पूछ ले। खाना तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं भी तेरी बीवी से परेशान हो चुकी हूँ, पूरे घर का काम मैं ही करती हूँ। मैं तो तेरी शादी करके ही पछता रही हूँ। कुंती अपनी बहू को काम के लिए बोलती रहती है, लेकिन सोनम का खाना सोना बस यही चल रहा था। वो जानबूझकर सुबह नहीं उठती कि उसे घर का काम करना पड़ जाएगा। कुंती 2-3 दिन तो उठती है, लेकिन फिर वो अपनी बहू का चाल ढाल देखकर अब वो भी जल्दी नहीं उठती थी। रोज रोज मैं ही उठूंगी काम के लिए, बल्कि बहू को तो इतना समझना चाहिए कि उसकी सास की उम्र हो गई है, उसे तो ठंड लगेगी ही, लेकिन नहीं, इसे कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। चल अशोक, इस घर में तो तेरी कोई इज्जत नहीं है। ना जाने कब खत्म होगी इस सास बहू की ठंड की साजिश। अशोक जल्दी में होता है और जल्दी में ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो उस वक्त तक हीटर बंद करना भूल जाता है। हीटर भी सोफे पर रखा होता है और उसमें आग लग जाती है। सोफे में आग लगने के बाद पूरे घर में धुआं भर जाता है। लगता है आज ये औरत उठ गई है, ना जाने क्या जला रही है, पूरे घर में धुआं करके रखा है। लगता है माँ जी उठ गई हैं, लेकिन घर में धुआं क्यों कर रखा है? दोनों ही सास बहू को लगता है कि घर में धुआं एक दूसरे ने किया है, लेकिन असलियत से तो कोई भी वाकिफ नहीं था। तभी चमेली कुंती के घर से धुआं उड़ता हुआ देखकर कुंती के घर आती है। अरे ये क्या हो गया कुंती? कुंती बहू, तुम्हारे घर में आग लगी। आग लगी है? क्या बोला चमेली काकी ने? घर में आग लगी है? बस फिर क्या था, दोनों ही अपना अपना बिस्तर छोड़कर हॉल में आते हैं और देखते हैं कि उनके हॉल में रखा सोफा जल रहा है, साथ में हीटर भी जल चुका है। अब सोनम ये सब देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। बहू, मुझे नहीं पता ये आग लगी हुई है, हम दोनों की हरकतों की वजह से ही ये हुआ है। हाँ माँ जी, मुझे भी इस बात की शर्मिंदगी है। मैंने तेरे घर से तो धुआं उठते हुए देखा, भाग कर आई तो मुझे लगा तुम दोनों खत्म ही हो गए होगे। तुम दोनों सास बहू और तुम्हारी ठंड, आज तो पूरे मोहल्ले के घरों को जला देती। कुंती और सोनम इस बात से बहुत पछता रही थी कि ठंड की वजह से दोनों उठना नहीं चाहते थे और आज तो हद ही हो गई। लेकिन चमेली की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू कान पकड़ लेते हैं और वो कभी भी आलस नहीं करती और पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम किया करती। जिसके बाद वो दोनों मिलकर शाम को अच्छा खाना बनाकर रखती हैं और जब शाम को अशोक आता है तो वो उसे खाना परोसती हैं। अशोक भी अपनी माँ और बीवी को बदला हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके बाद में वो उससे वादा भी करते हैं कि हम कभी भी आलस नहीं करेंगे और अपने सारे फर्ज बखूबी निभाएंगे। अस्मिका और नितिन की नई शादी हुई थी। ससुराल में तो सब कुछ ठीक था, बस अस्मिका की सास सुकन्या एक पुरानी सोच रखने वाली औरत थी। उसकी रूढ़िवादी सोच अस्मिका की नए जमाने की सोच से बिल्कुल विपरीत थी, जिसकी वजह से अक्सर ही दोनों सास बहू के बीच झगड़ा हो जाया करता। ऐसे ही एक सुबह अस्मिका नितिन के गले में टाई बांध रही थी, तभी नितिन उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर कहता है, हाय, कितनी खूबसूरत हो तुम, मन ही नहीं करता है तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाने का। एक काम करता हूँ, या तो तुम्हें साथ ऑफिस ले जाता हूँ या ऑफिस का काम ही घर से कर लेता हूँ, सारी समस्या ही खत्म। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अभी माँ जी आ गई ना तो सब प्यार हवा हो जाना है आपका। अरे यार, यहाँ मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, तुम माँ जी को बीच में ले आई। अरे तुम तो गुस्सा हो गए, लेकिन तुम्हें कैसे मनाना है ये मैं जानती हूँ। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। अस्मिका की बात सुनकर नितिन जल्दी से आंखें बंद करता है, जिसके बाद जैसे ही अस्मिका नितिन को किस करने लगती है, तभी वहाँ पर सुकन्या आती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम दोनों? लाज शर्म तो है ही नहीं। हाय राम, किसी ने देख लिया ना तो जग हंसाई करवा कर ही मानेगी। ये बहू तो हमारी। अरे हटो, मुझे देखने दो, कोई खिड़की का दरवाजा खुला तो नहीं है ना, मैं देख लूँ एक बार अच्छे से। इतना कहकर सुकन्या फटाफट से घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और धीमी आवाज में कहती है, हाय अब क्या ही कहूँ, ऐसी भी क्या आग लगी थी तुम दोनों को जो रात भर का भी इंतजार न हुआ तुम दोनों से। दिन दहाड़े खुले में ही आशिकी कर रहे हो। ओ माँ, आप ना
अरे ये सब आम बात है, अब इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? अरे पहले की औरतें अपने मर्द की तरफ आंख उठाकर देखती तक नहीं थी, सारा सारा दिन घूंघट में सर झुकाए रहा करती थी। पर आजकल तो शर्म ही बेच खाई है, लिहाज ही नहीं है। कान खोलकर सुन ले बहू, आज के बाद अगर ऐसा देखा ना मैंने कुछ भी करते हुए तुझे, तो घर से बाहर कर दूंगी। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है। साथ ही अस्मिका भी कामों में लग जाती है। नितिन भी वहाँ से चलता है और इस बात की बाद से अस्मिका को घूंघट किए सारा सारा दिन घर में रहना पड़ता। वक्त गुजरता है। सुकन्या अपनी पिछड़ी सोच की वजह से हर दिन कोई न कोई नया नियम लागू किया करती। ऐसे ही एक दिन अस्मिका के पीरियड्स हो जाते हैं और उसके पेट में जोरों के दर्द होता है, जिसके बाद वो दर्द को कम करने के लिए रसोई में काढ़ा बनाने जाती है। तभी वहाँ पर सुकन्या आकर कहती है, बहू ये क्या बना रही है? माँ जी कुछ नहीं, बस वो काढ़ा बना रही थी मैं। क्यों? काढ़ा किस लिए? वो माँ जी मैं पीरियड्स में हूँ ना, तो उसी का दर्द हो रहा था, तो बस उसी के लिए बना रही थी। क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया? अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया बताया नहीं है क्या? क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रही है? चल बाहर निकल रसोई से, अभी के अभी चल। इतना कहकर सुकन्या अस्मिका का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाती है, जिसके बाद वो उसे घर के खाली कमरे में ले जाकर कहती है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, जब तक तेरी ये माहवारी ठीक नहीं हो जाती है ना, तू इस कमरे में रहेगी और रसोई में तो पैर रखने की भी कोशिश मत करियो। ये मटका रखा है, इससे पानी पियो, तेरा खाना मैं दे दूंगी यहीं। और हाँ, जब तक ठीक ना हो जाए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है और जब तक अस्मिका के पीरियड्स ठीक नहीं हो जाते, तब तक सुकन्या उसके खाने के बर्तन अलग कर देती है, साथ ही उसे जमीन पर सुलाती है, जिस वजह से अस्मिका की कमर और बदन दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं। साथ ही जब तक अस्मिका के पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक सुकन्या अस्मिका को नहाने तक नहीं देती। वक्त गुजरता है। अस्मिका के लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन वो नितिन से कहती है, नितिन देखो यार, मैं थक गई हूँ, पर माँ जी की ये पुरानी सोच है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे कितना समझा चुकी हूँ, फिर भी नहीं मान रही हैं। अरे कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती रहती हैं। हद कर दी है उन्होंने। यार पीरियड्स के टाइम पर सफाई जरूरी होती है, अच्छी डाइट की नीड होती है, पर माँ जी तो उन दिनों में भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे कि मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो। अरे अस्मिका, माँ बड़ी है उम्र में, अब अगर कुछ कह रही हैं तो भले के लिए ही होगा ना। तुम बहस या शिकायत करने की जगह चुपचाप मान लो ना। इतना कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है और अस्मिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन अस्मिका की बहन सोना और उसका पति सुनील अस्मिका से मिलने उसके घर आते हैं। अस्मिका अच्छे से उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, तभी सुनील कुछ शगुन के पैसे देने के लिए अस्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने हाथों से पैसे देने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ की मुट्ठी बना देता है। ये सब करते हुए उसे सुकन्या देख लेती है, जिसके बाद सोना और सुनील वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सुकन्या अस्मिका पर बादलों की तरह बरसती है और अस्मिका के गालों पर एक जोरदार तमाचा लगाकर कहती है, अरे बेहया, शर्म नहीं है तुझे ये सब करते हुए जरा भी क्या? अरे घर की मान मर्यादा का लिहाज ही नहीं है, पति की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए शर्म नहीं आई जरा भी? अरे पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तू हमें मिली। पर माँ जी मैंने नहीं किया जो आप मुझे ये सब कह रही हैं। अरे सब देखा है मैंने अपनी आँखों से, कैसे तू अपने बड़े जीजा का हाथ थाम रही थी। अरे शर्म है थोड़ी बहुत कि नहीं? बड़ा जीजा बाप समान होता है, अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। डायन, अरे कितना भरोसा करती थी तेरी बहन तुझ पर तू उसके साथ ऐसा करेगी? माँ जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। जीजा जी तो मुझे बस शगुन दे रहे थे और कुछ भी नहीं। आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? माँ जी ये गलत बात है। मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ा। राम राम, कैसी औरत है, एक तो मर्दों को छूकर मजे लेती है और फिर खुद को ही सही साबित करती है। अगर तुझे घर के अंदर आना है तो पहले तुझे अपना शुद्धिकरण करना होगा। माँ जी आप पागल हो गई हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है जो आप मेरा शुद्धिकरण कर रही हैं। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ है ही नहीं। क्या करना क्या नहीं ये बात मुझे तू मत पढ़ा। जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक घर के अंदर नहीं आ जाएगी तू। मैं अभी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
इतना कहकर सुकन्या मंदिर जाकर पंडित जी को बुला कर लाती है और अस्मिका के शुद्धिकरण की पूजा का आरंभ करती है, जिसके बाद पंडित जी अस्मिका को गौमूत्र पीने को देते हैं और अस्मिका उसे जमीन पर फेंक कर कहती है, बस बहुत हो गया। अरे माँ जी, शुद्धिकरण की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपकी इस पिछड़ी सोच को है, जो सही चीजों को भी गलत साबित करने में लगी है। आज तक मैं चुप रही, पर अब नहीं। अरे वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन आप तो वक्त के साथ साथ और पीछे होती जा रही हैं। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती, मेरे चरित्र को कलंकित कर रही हैं। अरे गंदी तो आप खुद हैं, उस गौमूत्र को आप ही पियो। बहू ये क्या बकवास किए जा रही है, और ये इतनी ऊंची आवाज में कौन बात करता है अपनी सास से? सास माँ के समान होती है। वही तो बात है, माँ के समान होती है, माँ नहीं होती। माँ होती तो कभी वो नहीं करती जो आप कर रही हैं। माँ जी, पर्दा घूंघट का नहीं, नजर का होता है, नियत का होता है। शर्म ढके कपड़ों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। सही समझने की परख होनी चाहिए, आपकी तरह नहीं जो कुछ भी बातों को गलत समझ ले। मेरे जीजा जी बस मुझे पैसे दे रहे थे और कुछ नहीं। अरे आपको ये सब कहने का क्या फायदा, जब लोगों ने ही सीता मैया को नहीं बख्शा तो मैं क्या हूँ। अस्मिता की बात सुनकर पंडित और सुकन्या दोनों का मुंह शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद सुकन्या अपनी बहू से माफी मांगती है और अपनी पिछड़ी सोच को धीरे धीरे बदलकर नई सोच की बनने की कोशिश करती है। सुबह के समय सुरेखा आराम से अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू संजू अपने हाथों में तिल्ली बम लेकर आती है और उसे जलाकर चुपके से अपनी सास के बगल में फेंककर वहां से भाग जाती है, जिसकी आवाज से डरकर वो चाय समेत सोफे से नीचे गिर पड़ती है। तभी वो गुस्से में अपनी बहू संजू को आवाज देकर बुलाती है। सत्यानाश हो तेरा बहू, क्यों इस बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती है? माँ जी, अब मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ थी ही नहीं, फिर भी आप मुझे ही सुना रही हैं। क्या किया है मैंने? मेरे सामने ये भोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ये तिल्ली बम तूने ही फेंका है मुझ पे। माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं आप पर बम क्यों फोड़ूंगी? आप तो मेरी सासू माँ है। ये नौटंकी मेरे सामने मत कर समझी, ये तेरा ही काम है। जब भी दिवाली पास आती है तेरा यही नाटक शुरू हो जाता है। कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी ये बच्चों वाली आदत छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तूने कसम खा रखी है कि तुझे मेरी बात नहीं सुननी। सुरेखा अपनी बहू संजू को उसकी तिल्ली बम जलाने वाली हरकतों को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसके पास उसका बेटा रोहित और बेटी कविता आते हैं और रोहित अपनी माँ सुरेखा को जमीन पर बैठा देखकर उसके पास जाता है और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहता है, माँ आप जमीन पर क्यों बैठी हुई थी, क्या हुआ? बेटा तू ये अपनी बीवी से पूछ, जिसकी दिवाली 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। इसने मेरे ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंका है, उसी की आवाज से मैं डरकर सोफे से नीचे गिर गई। माँ आप भी ना, तिल्ली बम की आवाज से कौन डरता है? आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। देख बेटा, जब अपनी खुद की बेटी मेरा दर्द नहीं समझ रही, मेरा मजाक उड़ा रही है, तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। अगर वो नहीं समझ रही तो क्या ही बुरा कर रही है। माँ अब आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भाभी को बम फेंकते हुए देखा है क्या? हो सकता है दिवाली का टाइम है, पास में ही किसी बच्चे ने फेंक दिया हो बाहर से। देखिए सब लोग, घर का दरवाजा खुला हुआ है। देखा बेटा, इसे यकीन ही नहीं है मेरी बातों पर। देखा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पता है ये कारनामा इसके सिवा कोई और नहीं कर सकता, ये इसका ही है हर बार का। लेकिन माँ वो बस करो कविता, माँ से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम ये सब करके बुत बन के क्या खड़ी हो? माँ से एक बार माफी भी नहीं मांग रही हो। ये तुमने ही किया है, क्योंकि तिल्ली बम का शौक पूरे घर में तुम्हें ही है। लेकिन रोहित जी, मैंने नहीं फेंका माँ जी के ऊपर बम। अच्छा तो फिर खाओ मेरी कसम कि तुमने ये बम नहीं फेंका माँ के ऊपर। सॉरी माँ जी, बम मैंने ही फेंका था, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना ही आप चलेंगी। मैं तो बस दिवाली का टाइम था इसलिए थोड़ा सा छेड़ रही थी, बाकी बम फटने वाला नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस तरह से अपनों से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। बेशक कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अचानक इसकी आवाज से डरकर इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। अब जल्दी से माफी मांगो माँ से। अपने पति रोहित के कहने पर संजू अपनी सास सुरेखा से अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद रोहित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संजू की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता।
वो आए दिन अपने तिल्ली बम जलाने के शौक के चलते अपनी आसपास वालों को परेशान करती रहती थी। एक रोज संजू अपनी ननद कविता के कमरे में जाती है और उसे अकेले में हॉरर मूवी देखते हुए देखकर वो चुपके से उसके ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर जाती है और कमरे से भागने के चक्कर में टेबल पर रखे कांच के वाज से टकरा जाती है और गुस्से में अपनी भाभी संजू से कहती है, भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या किया आपने? जब देखो हाथ में तिल्ली बम लेकर घूमती रहती हो। लोगों का जीना हराम करने के सिवा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? माफ कीजिए नैना जी, लेकिन क्या करूं? आपको इतने प्यार से डरावनी मूवी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। भाभी ये कोई मजाक करने का तरीका होता है क्या? किसी दिन आपके मजाक करने के चक्कर में और आपके इस तिल्ली बम के चक्कर में तो किसी की जान चली जाएगी या वो बेचारा अपाहिज हो जाएगा। कविता अपनी भाभी को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा और भाई रोहित भी वहाँ आ जाते हैं और उसे जमीन पर बैठा देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कविता गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसे खड़े रहकर हंसते रहेंगे क्या या मुझे उठाएंगे भी? भाभी के तिल्ली बम के चक्कर ने तो सबकी जान ही ले रखी है और कुछ नहीं। क्यों? हम क्यों उठाएं? उस दिन तो तू बड़ी तरफदारी कर रही थी ना अपनी भाभी की, आज क्यों बुराई कर रही है? उस दिन तुझे हंसी आ रही थी, आज हम खुश हो रहे हैं। बस करिए माँ, मिल गया उसको भी प्रसाद आपके ऊपर हंसने का। और तुम अपना ये बम जलाने का शौक छोड़ोगी कि नहीं? मैंने दिन में भी तुम्हें समझाया था ना। रोहित जी, आपने तो मुझे खुद से बड़े से मजाक करने के लिए मना किया था ना, लेकिन नैनन जी तो मुझसे छोटी है, उनके साथ तो मैं हंसी मजाक कर ही सकती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो सब अब यहाँ से, कविता को आराम करने दो। हाँ चलिए रोहित जी, वैसे भी नैनन जी को आराम की जरूरत है। भाभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं देख लूंगी बाद में। अब आपका ही नंबर है। मैंने उस दिन आपका साथ दिया और आपने ये किया मेरे साथ। सॉरी नैनन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पर लगा ली मेरी बात। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरेखा अपनी बेटी कविता और अपनी बहू संजू के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी पड़ोसन कलावती उनके घर आती है, जिसे देखकर मंजू अपने मन में कहती है, ये मोटी आंटी मेरे घर में क्या कर रही है? इन्हें देखते ही मेरा खून जलने लगता है। पहले मेरी सास से लड़ाई करती है, फिर मेरी ही सास के पास मदद मांगने भी चली आती है। इनको तो आज मजा चखाना पड़ेगा, बाकी दोबारा ये मेरी सास से पंगा ना ले सके। पहले 1000 बार सोचे। बहुत शौक है ना इनको दूसरों पर चिल्लाने का, आज पूरे मोहल्ले में चिल्लाती नजर आएंगी। संजू इतना सोचकर चाय लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर तिल्ली बम की लड़ियाँ लाकर सबकी नजरों से बचते हुए चुपके से कलावती के पल्लू में बांधकर जला देती है। जिसके बाद जैसे जैसे एक एक तिल्ली बम जलता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगती और उसकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला सुरेखा के घर के सामने इकट्ठा हो जाता है और कलावती को ऐसे उछलता हुआ देखकर सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और बम की आखिरी तिल्ली के जलने पर वो खुद ही जमीन पर बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, इस तिल्ली बम ने तो वो मेरी जान ही ले ली। सुरेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल है। हाय रे, आज तक केवल सुना था कि सुरेखा की बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, लेकिन आज तो देख भी लिया। अब तो मैं कभी सपने में भी तेरे घर ना घुसूं। अपनी इस पागल बहू को तू ही झेल। हाँ, उसने पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बना दिया। हाँ, लेकिन उसके ऐसा करने से भी कुछ नहीं हुआ। और जिसको नहीं भी पता था ना कि तेरी बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, आज तो उसे भी पता चल गया। कलावती, तू गुस्सा मत हो, मेरी बहू तो पागल ही है, लेकिन तू तो समझदार है ना, इतनी छोटी सी बात का बुरा मत मान। हाय, तुझे छोटी सी बात लगती है? अरे तेरे मजाक के चलते तेरी बहू ने मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कौन से जंगल से तू अपने बहू को पकड़ कर लाई है। बहू वाले तो इसके कोई लक्षण ही नहीं है। हाँ? कलावती इतना कहकर सभी पड़ोसियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू की तिल्ली बम जलाने वाली आदत के चलते अपने घर में इतना बड़ा तमाशा देखकर सुरेखा का सर घूमने लगता है और वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है। ये नहीं सुधरने वाली, चाहे कितना भी समझा लो, इसका कुछ नहीं हो सकता।
हे भगवान, हमारे ही नसीब में लिखी थी ये तिल्ली बम जलाने वाली बहू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।